अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम कुछ तशख़ीसी सरगर्मियाँ जो बाकी रह गई थी उनको हल करने जा रहे हैं। ये बाब नंबर 7 की दूसरा खुद तशख़ीसी सरगर्मियों का लेक्चर है और ये बहुत ज़रूरी हैं और अहम हैं आपके बोर्ड के लिहाज से। तो इनको हल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इनको हल करने के लिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छे कंडक्टर क्यों तस्वुर किए जाते हैं? उसकी वजह बहुत सादी सी है। उनमें आयंस की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। आयंस की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनमें करंट बहुत ज़्यादा मिकदार में गुजर सकता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो एक अच्छे कंडक्टर हैं। दूसरा सवाल, क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आयंस बनाते हैं? अगर वो आयंस बनाते होते तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों कहलाते? वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ना, सॉल्यूशन में आयंस नहीं बनाते। मतलब शुगर को पानी में हल करें तो उसके आयंस नहीं बनेंगे, वरना वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता। कमज़ोर और ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट में क्या फ़र्क है? देखिए, कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट वो है जिसमें आप अगर सोल्यूट कोई डाल रहे हैं, या कोई मिसाल के तौर पे आपने एसिटिक एसिड डाला है, तो वो कम आयंस पैदा करेगा सॉल्यूशन में, तो वो कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट होगा। ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट वो होगा जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में आयंस पैदा करेगा सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि जो मुकम्मल तौर पे आयोनाइज हो जाए, मुकम्मल तौर पे आयंस में तब्दील हो जाए, जो सॉलिड या लिक्विड पानी में मिक्स कर रहे हैं, डाल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए, अगर मुकम्मल तौर पे हल हो जाए तो वो ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। दर्ज झेल कंपाउंड में से ताकतवर या कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट की निशानदेही करें। देखें, कमज़ोर एसिड और कमज़ोर बेस दोनों कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कमज़ोर एसिड या कमज़ोर बेस, दोबारा आप इसको बात को जहन में रखें, कमज़ोर एसिड और कमज़ोर बेस जो होते हैं वो कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। मसलन H2CO3 कमज़ोर एसिड है, कार्बोनिक एसिड, लिहाजा ये कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट की अंदर आएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट के हिस्से में आएगा। लेकिन अगर मैं ताकतवर की बात करूं, तो ताकतवर में मेरे पास जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो आयनिक कंपाउंड होता है, मसलन AgNO3, NaCl वगैरह वगैरह। कॉपर सल्फेट भी आयनिक कंपाउंड है, ये भी हो सकता है। और ताकतवर एसिड और ताकतवर बेस, मसलन HCl एक ताकतवर एसिड है, तो ये आपका ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। पांचवा सवाल, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होते हैं उनमें उनको कौन सी फोर्स मुतहर्रिक कर सकती है? वैसे तो बहुत सारी फोर्सेज हैं जो उनको मुतहर्रिक कर सकती हैं, लेकिन हमारे इस बाब के अंदर जो फोर्स उसको मुतहर्रिक करती है वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये फोर्स इसको मुतहर्रिक करती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को, जो खुद नहीं हो सकते, उनको ये धक्का लगाती है या उनको प्रेस करती है होने के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है? देखें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और वोल्टिक सेल दो मुख्तलिफ सेल हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। क्यों? उसमें आप करंट को गुजार के रिएक्शन कराते हैं। तो करंट को गुजार के अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन खुद नहीं हो रहा, तो करंट गुजार रहे हैं ना, तो इस वजह से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। आगे चलते हैं 7वें सवाल पे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के एनोड पे किस किस्म का केमिकल रिएक्शन होता है? देखें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एनोड है, मिसाल के तौर पे ये, इस पे है पॉजिटिव चार्ज। एनोड पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। मिसाल के तौर पे क्लोरीन जो होता है नेगेटिव आयन, ये जाता है इस एनोड के पास और इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एनोड इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहा है, आयंस इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, लिहाजा इलेक्ट्रॉन देने की वजह से यहाँ जो रिएक्शन होगा वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड एनोड क्यों कहलाता है? उसकी वजह यह है कि वो नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ खींचता है
और नेगेटिव आयंस को, जो मनफी चार्ज वाले आयंस हैं उनको तरफ अपनी तरफ खींचने वाला जो एनोड होगा वो यकीनन पॉजिटिव होगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। दूसरी बात है, इस पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए भी तस्वुर किया जाता है क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा होता है, टर्मिनल या सिरे से जुड़ने की वजह से इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बेहतर यह है कि बैटरी वाला बयान किया जाए, लेकिन उस पर पॉजिटिव चार्ज इसी वजह से भी आता है कि बैटरी की वजह से बयान किया जाए, और ये वजाहत दे दी जाए कि उस पर मनफी जो होते हैं आयंस वो भाग के जाते हैं। तो बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ने की वजह से ज़्यादा बेहतर जवाब है कि इसे एनोड क्यों कहते हैं। लिहाजा ये दूसरा मैं मिटा देता हूँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। पानी के इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन आयन किस टर्मिनल की तरफ जाते हैं? देखें, हाइड्रोजन आयन है पॉजिटिव आयन, तो ये किसकी तरफ जाएगा? ये कैथोड की तरफ जाएगा। क्यों कैथोड की तरफ क्यों जाएगा? क्योंकि कैथोड पे मनफी चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज कैथोड की तरफ जाते हैं और नेगेटिव चार्ज एनोड की तरफ जाते हैं। हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव है। पानी की इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान ऑक्सीजन कहाँ पैदा होती है? देखें, ऑक्सीजन बनेगी ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल आयन से। 4 हाइड्रोक्सिल आयन मिलकर ऑक्सीजन का एक, पानी के 2 मॉलिक्यूल पैदा करते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अब हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो क्या है? आप कहेंगे नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ जाता है? यकीनन एनोड की तरफ। तो ऑक्सीजन एनोड पर पैदा होगी। कैट आयंस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं और यहाँ क्या काम करते हैं? देखिए, कैट आयंस जो है ना वो असल में इंग्लिश का लफ्ज़ है कैट आयंस। ये एक कैथोड की तरफ जाने वाले आयंस होते हैं, तो इस वजह से इन्हें कैट आयंस कहा जाता है। कैट आयंस जो होते हैं ना उन्हें कैटायंस भी लिखा जाता है, यानी कि हम इसको जोड़कर अगर लिखें तो हम यूजुअली अक्सर और बेशतर इस तरह लिखते हैं। ये जाते हैं कैथोड की तरफ और कैथोड से इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं, यानी कि उनकी रिडक्शन होती है। गैल्वानिक सेल के हाफ सेल को कैसे जोड़ा जाता है? साल्ट ब्रिज के जरिए। साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? न्यूट्रल रखना गैल्वानिक सेल के दोनों हिस्सों को। तो साल्ट ब्रिज के जरिए जोड़ा जाता है, और दूसरे हिस्से में आप बयान करेंगे ये न्यूट्रल रखता है दोनों हिस्सों को। आगे चलते हैं हम। डाउन सेल का एनोड जिस नॉन मेटल से बना होता है इसका क्या नाम है? डाउन सेल। अच्छा, डाउन सेल जो होता है ना वो सोडियम मेटल और बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें क्लोरीन गैस भी बनती है। डाउन सेल का एनोड जिस नॉन मेटल से बना होता है वो होती है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। इसका काम क्या होता है? इस पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है और ये क्लोरीन गैस बना रहा होता है, इस इधर बन रही होती है ऑक्सीडेशन के जरिए। डाउन सेल में सोडियम मेटल कहाँ जमा होती है? कैथोड पे। उसकी वजह ये है सोडियम आयन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, लिहाजा वो नेगेटिव कैथोड पे जमा होते हैं। डाउन सेल में पैदा होने वाली बाई प्रोडक्ट कौन सी हैं? देखिए, डाउन सेल में ना प्रोडक्ट पैदा होती है सोडियम मेटल, इसके साथ पैदा होती है क्लोरीन गैस। तो इस पे 2 राय हैं कि ये डाउन सेल इस्तेमाल होता है क्लोरीन गैस और सोडियम मेटल पैदा करने के लिए, इसके अलावा इसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं होती। और अगर हम ये कह दें कि डाउन सेल में सोडियम मेटल जो है वो हमारी ज़रूरत की प्रोडक्ट है और उसके साथ साथ क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस होती है, तो क्लोरीन गैस जो होगी वो बाई प्रोडक्ट तस्वुर की जाएगी इस सूरत में। तो ये दोनों सूरतें हैं इसमें। चूंकि इसमें पानी नहीं होता लिहाजा इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट पैदा नहीं होती। नेल्सन सेल में ज़रूर होती हैं। क्या डाउन सेल और नेल्सन सेल के एनोड किसी एलिमेंट के बने होते हैं? देखें, डाउन सेल और नेल्सन सेल के एनोड जो होते हैं ना वो कार्बन
के बने होते हैं, कार्बन एलिमेंट के। अब वो जो कार्बन एलिमेंट है उसका ग्रेफाइट होता है, उस सूरत में वो जुड़े। नेल्सन सेल का कैथोड किस शक्ल का होता है? नेल्सन सेल का जो कैथोड होता है ना, वो इंग्लिश के हरूफ तहज्जी यू की शक्ल का होता है। नेल्सन सेल में कैथोड पर कौन से आयंस डिस्चार्ज होते हैं और कैथोड पे क्या पैदा होता है? नेल्सन सेल में कैथोड पर यानी कि नेगेटिव, यहां पहले हम लिख लेते हैं ना, कैथोड क्या होता है? कैथोड होता है नेगेटिव। इस पे जाते हैं हाइड्रोजन आयन, वहां पे जाके हाइड्रोजन आयन, दो इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यह हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, तो इस पे हाइड्रोजन गैस पैदा होती है। अब हम चलते हैं खुद तशखीसी सरगर्मी 7.6। क्रोजन और जंग लगने में क्या फर्क है? क्रोजन किसी भी मेटल का रिडॉक्स रिएक्शन है, हवा और नमी की मौजूदगी में किसी भी मेटल का रिडॉक्स रिएक्शन या खराबी, रिडॉक्स रिएक्शन या खराबी। जबकि जंग लगना जो है ना, जबकि जो जंग लगना है वो सिर्फ लोहे का, आयरन का रिडॉक्स रिएक्शन है हवा और नमी की मौजूदगी में। आपने ये कहना है कि आयरन का रिडॉक्स रिएक्शन हवा और नमी की मौजूदगी में जिससे उससे खराबी होती है वो जंग लगना है, और किसी और मेटल का, मसलन एल्यूमिनियम का, रिडॉक्स रिएक्शन हवा और नमी की मौजूदगी में जो होगा वो होगा क्रोजन। दोनों सूरतों में क्रोजन और जंग लगने से मेटल की जो खसूसियात होती हैं उनमें मसाइल आ जाते हैं। जंग लगने के अमल से आयरन को क्या होता है? आयरन के ऊपर जंग लगने से खराबी पैदा होती है, उसकी शक्ल खराब हो जाती है, उसकी खसूसियात खराब हो जाती हैं, वो खाया जाता है एक किस्म का। तो आप इन तमाम बातों को लिखेंगे कि इससे खराबी पैदा होती है, उसकी शक्ल और सूरत भी खराब हो जाती है, उसकी एक ख़ास किस्म की खसूसियात होती हैं जिसे कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, जिससे उसकी ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है। यही वजह है कि जंग लगी कुर्सियाँ जल्दी टूट जाती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे खराबी पैदा होती है शक्ल में भी और खसूसियात दोनों में। जंग लगने का अमल कितने रिडॉक्स रिएक्शन में मुकम्मल होता है? ये 2 रिडॉक्स रिएक्शन में मुकम्मल होता है। इसके लिए आप लेक्चर जंग लगने का अमल जो है उसका लेक्चर तसल्ली से देखिएगा। उसमें बयान किया गया है कि पहला रिएक्शन कैसे होता है और दूसरा रिएक्शन कैसे होता है, एनोडिक रीजन में और कैथोडिक रीजन में। फिर इन रिएक्शन का मजमूआ लिखा गया है नीचे, यानी कि आप लेक्चर में जाएंगे तो वो रिडॉक्स रिएक्शन के 2 हिस्से, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दोनों मुकम्मल तौर पे वहाँ बयान किए गए हैं। जंग आलूदगी के अमल में ऑक्सीजन क्या किरदार अदा करता है? अगर ऑक्सीजन नहीं होगा ना तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा तो जंग नहीं लगेगा। तो लिहाजा ऑक्सीजन के बिना रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो हो नहीं सकता, के लिए ज़रूरी है। क्रोजन के बचाव का बहुत से बेहतरीन तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा और बेहतर तरीका पेंट है। गैल्वानाइजिंग से क्या मुराद है? देखें, गैल्वानाइजिंग का मतलब होता है जिंक मेटल की तह चढ़ा देना लोहे के ऊपर, गैल्वानाइजिंग कहलाता है। गैल्वानाइजिंग से फायदा क्या होता है? जंग नहीं लगता, जंग नहीं लगता। जब टिन की तह टूट जाती है
तो आयरन को जंग जल्दी क्यों लग जाता है? असल में जब टिन की तह टूट जाती है ना, तो वो आयरन को ऑक्सीडाइज करने में मदद करता है, जिसकी वजह से आयरन को जंग जल्दी लग जाता है। जब टिन की तह टूट जाती है तो वो क्या करता है, आयरन को ऑक्सीडाइज होने में मदद करता है, यानी कि जंग लगने में मदद करता है, जिसकी वजह से आयरन को जल्दी जंग लग जाता है। आयरन को गैल्वानाइज करने के लिए कौन सी मेटल इस्तेमाल की जाती है? अभी हमने इसका जवाब दिया। गैल्वानाइजिंग में हम जिंक को इस्तेमाल करते हैं गैल्वानाइज करने के लिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तारीफ करें। खुद तशखीसी सरगर्मी 7.7 का पहला सवाल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है करंट के जरिए एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तह को लगाना, चढ़ाना, जमाना। आप इसके लिए लेक्चर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तरफ जाएं और उसे पढ़ें, वहां आपको इसकी तफसील भी मिल जाएगी। जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है? जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए जिंक का एनोड लिया जाता है और जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, मसलन लोहे के ऊपर, लोहे के चम्मच के ऊपर, तो लोहे का कैथोड लिया जाता है। इन दोनों को जिंक के सॉल्यूशन में डुबोया जाता है और करंट चला दिया जाता है। आप देखेंगे कि जिंक के एनोड से जिंक के आयंस बनते हैं, सॉल्यूशन में जाते हैं और सॉल्यूशन से लोहे के कैथोड के ऊपर जाके चिपक जाते हैं। इसकी तमाम तर तफसील जो है वो आपको लेक्चर के अंदर मिल जाएगी, अगर आप इसको तफसील से पढ़ना चाहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कैथोड बनाने के लिए कौन सी शय का इस्तेमाल किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कैथोड जो होता है ना, कैथोड वो उस मेटल का होता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान एनोड ऐसी मेटल से क्यों बनाया जाता है जिसको वहां जमा करना होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान एनोड जो है वो ऐसी मेटल से क्यों बनाया जाता है जिसको वहां जमा करना हो? असल में होता यूं है कि एनोड से मेटल के आयंस बनकर सॉल्यूशन में जाते हैं, सॉल्यूशन, और वहां से वो जाकर कैथोड पे चिपक जाते हैं। तो लिहाजा अगर एनोड से मेटल के आयंस नहीं बन के सोल्यूशन में जाएंगे तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके सारे आयंस एक दफ़ा चिपक गए तो उसमें पॉजिटिव आयन या मेटल के आयन ख़त्म हो जाएंगे। लिहाजा आयंस की सप्लाई, आयंस की मौजूदगी बरकरार रखने के लिए एनोड से आयन उतरते हैं, सोल्यूशन में जाते हैं, सोल्यूशन से वो आयन चल कर हिजरत कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं कैथोड की तरफ और वहाँ जाके चिपक जाते हैं। लिहाजा हमें आयंस की मिकदार को बनाई रखने के लिए एनोड जो है वो ऐसी मेटल का बनाना है जो वो आयंस पैदा कर सकता हो या जिसकी तय जमानी हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।